नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर मिलने वाले हैं वो है संस्कृत की पाठ्य योजना को आप कक्षा के अंतर्गत बच्चों को किस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हो या पढ़ा सकते हो। तो उससे संबंधित हम बात करने वाले हैं। देखिए, ये रिक्वेस्ट किसी बच्चे ने भेजी थी कल और उसके बाद किसी लड़की ने भेजी थी। तो उसके बाद क्या है कि 2-3 रिक्वेस्ट और आई थी। इस वजह से मैं देखते हुए मैंने सोचा कि ये प्रॉपर एक वीडियो बना दे ताकि इसमें बच्चों को ये समझने में दिक्कत खत्म हो जाए कि आप जब किसी भी पाठ्य योजना को जब बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हो तो उसको किस प्रकार एक्सप्लेन कर सकते हो ताकि कोई मिस्टेक नहीं हो वहाँ पे फाइनल लेसन देते समय, या फिर अन्य कोई भी लेसन या सामान्य आप लेसन भी दे रहे हो तो उससे संबंधित। तो विशेष बात ध्यान रखें, जब भी आप किसी भी लेसन प्लान को, हालांकि मैं पे संस्कृत के लेसन प्लान को एक्सप्लेन करूँगा, मतलब संस्कृत का एक लेसन प्लान जो कि मुख्य हमारी रिक्वेस्ट के आधार पर बनाया जा रहा है, जो कि शब्द रूप के अंतर्गत बनाई जा रही है, उसके अंतर्गत बात। लेकिन इससे साथ साथ मैं सभी को डिटेल से समझाने वाला हूँ कि आप किसी भी पाठ्य योजना को सबको प्रस्तुति करने का तरीका सेम होता है, तो उसमें आपको किस प्रकार प्रस्तुत होना है। सबसे पहले देखिए, आप जब भी कक्षा के अंतर्गत जाते हो तो सबसे पहले आपको जो चीज़ें करनी है उससे पहले क्या करनी है वो विशेष मैं बता देता हूँ। आप एक सामान्य गणवेश में अच्छे से रहें। जो भी आप एक एज ए शिक्षक वहाँ पे पढ़ाने जा रहे हो तो शिक्षक के तौर पर आपकी पूरा गणवेश अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक आदर्श के रूप में वहाँ पे आप प्रस्तुत करने जा रहे हो। तो आदर्श प्रस्तुत करोगे तो आपका आदर्श एकदम जो व्यक्तित्व है वो अच्छा होना चाहिए। अच्छे गणवेश में आप होने चाहिए, बाल वाले एकदम ठीक होने चाहिए, एकदम सुव्यवस्थित तरीके से आपको बच्चों के सामने प्रस्तुत होना है। जब भी आप कक्षा में जाए तो सबसे पहले बच्चों को नमस्ते करें। संस्कृत में जैसे कि सर्वेभ्य नमो नमः, हिंदी में करते हो तो सभी बच्चों को नमस्कार या नमस्ते बच्चों, और इंग्लिश में आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो गुड मॉर्निंग इत्यादि वगैरह जो भी चीज़ें हैं अपने नमस्ते करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप एंटर किए, नमस्ते किए, उसके बाद बच्चे जैसे खड़े होते हैं आपके रेस्पॉन्स देने के लिए, तो बच्चों को आप बैठाएंगे। जैसे संस्कृत वगैरह में आप अपने अन्य तरीके से वहाँ पे बच्चों को बैठा दीजिए। उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले पाठ्य योजना जब बच्चों के सामने फाइनल लेसन या फिर किसी भी लेसन को पढ़ा रहे हो आप, या नॉर्मल सामान्य लेसन पढ़ा रहे हो या फाइनल लेसन पढ़ा रहे हो, ठीक है, उससे संबंधित सबसे पहले आप जब बच्चों के सामने जाएं तो नमस्ते करने के बाद बच्चों को बैठा दे। और उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले आप विषय वस्तु का प्रस्तुत करने के सबसे पहले किया जाता है श्यामपट्ट कौशल, जिसे श्यामपट्ट कौशल को हम कहते हैं माइक्रो टीचिंग स्किल। ठीक है, जिसमें टीचिंग स्केल के अंतर्गत हमारे ब्लैक बोर्ड स्किल आती है, जिसमें स्किल में हम देखते हैं सबसे पहले, जैसे आप संस्कृत की मैं बता रहा हूँ, इसके साथ साथ सभी बच्चे अपने तरीके से इसको समझ सकते हैं। कोई बच्चा अगर हिंदी का देख रहा हो तो हिंदी को इस प्रकार पढ़ा सकते हैं, कोई बच्चा इंग्लिश का देख रहा हो तो इंग्लिश को इस प्रकार। सबसे पहले आपको स्कूल का नाम लिखना है। जैसे संस्कृत में यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो विद्यालयस्य, ठीक है, विद्यालयस्य नाम यहाँ पे, और जो भी आपका विद्यालय है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये आपका सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पर सबसे ऊपर आपको यही लिखना है। हालांकि मैं यहाँ पे बताने के लिए यहाँ पे टॉपिक डाल रखा हूँ, बाकी आपको क्या है, विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखना है। और जो भी आपका विद्यालय का नाम है, जो भी आपका माध्यमिक उच्च माध्यमिक जो भी है वहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद क्या करना, आपको सामान्य जो लिखनी है, जहाँ पे डिटेल्स आपको लिखनी है, जैसे ठीक है, यहाँ पे मैं कक्षा, कालांश, विषय, ठीक है, इत्यादि ये चीज़ें आपको यहाँ लगे। मैं संस्कृत में जो पढ़ा रहा हूँ उसको देखते हुए आपको संस्कृत में बच्चों के सामने लिखनी है। ये बच्चों से वार्ता नहीं करनी है, आपको बस बच्चों की तरफ देखते हुए और यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, इधर निगाहें मिलाते हुए। ठीक है, कक्षा, कालांश, विषय, और यहाँ पे जिस भी दिनांक है, ठीक है, दिनांक, दिवस है, अवधि, जो भी सामान्य अवधि आपको लिखनी है, जैसे 35 निमेष, जो भी आपका समय है, आपको जो भी पीरियड होता है। ठीक है, यहाँ पे 35 है इसलिए बहुवचन में है तो निमेषाः लिखना है। जो आपकी डेट है वो लिख सकते हो, उस दिन जो भी दिवस है, जैसे शनिवार है तो शनिवासर, रवि है तो रविवासर, सोम है तो सोमवासर इत्यादि जो भी है। कक्षा, जिस भी कक्षा में आप पढ़ा रहे हो, जिस भी कालांश, जो भी आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी आपका कालांश मिला है, विषय संस्कृतम। ठीक है, संस्कृतम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आता है प्रकरणम, या फिर आप शीर्षकम भी आप इसे कह सकते हो। इसमें आपको ये विशेष ध्यान रखना है, प्रकरण का नाम को आपको स्टार्टिंग में नहीं लिखना। जब आप फाइनल लेसन जाते हो तो ये बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, प्रकरण का नाम लिख देते हैं, लेकिन नहीं लिखना है। वो इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि आप एक बिंदु होता है, एक सोपान होता है प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न में आप क्या करते हो, मुख्य रूप से प्रस्तावना प्रश्न करने का मतलब ही यही होता है कि आप बच्चों से पूछो
कि आज हम क्या पढ़ेंगे। बच्चों से निकलवाना ही क्या कहता है, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न इसलिए किए जाते हैं ताकि आप जो चीज़ें आज पढ़ने जा रहे हो वो बच्चों से निकलवाते हैं, और उसके बाद जब आप उद्देश्य कथन करते हो तो उद्देश्य कथन करने का मतलब ही यही है कि आप उद्देश्य कथन करने का मतलब ये कि आप बच्चे से जो भी आप विषय वस्तु पढ़ रहे हो, जो भी प्रकरण पढ़ रहे हो, उस प्रकरण को बच्चों से निकलवाने के बाद यहाँ पे लिखते हो। यानी जैसे आप उद्देश्य कथन बोलेंगे कि प्रिय छात्रों, आज हम ये विषय वस्तु पढ़ने जा रहे हैं, जैसे आज हम शब्द रूप पढ़ने जा रहे हैं, तो वहाँ पे शब्द रूप है, ठीक है, लिखेंगे ऐसे करके शब्द रूप, पर इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद करके यहाँ पे डबल लाइन कर देंगे ताकि वो मोस्टली आपको दिखना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको उद्देश्य कथन के बाद लिखना है। ये हो गया अपने श्यामपट्ट कौशल, जिसे आप ब्लैक बोर्ड स्किल कहते हो। तो सबसे पहले आपको ये करना है, ठीक है। बच्चों को नमस्कार के एक बार फिर भी बता देता हूँ। जैसे आप एंटर करोगे, जाते ही बच्चों को पहले नमस्ते करोगे, उसके बाद बच्चे को बैठाएंगे। ऐसे नहीं कि बच्चे अपने आप उनको इंगित करेंगे कि बैठ जाइए, जैसे सभी बच्चों को बोलेंगे सर्वे छात्रा तिष्ठन्तु इत्यादि। उसके बाद विद्यालय से नाम, जो भी विद्यालय का नाम है, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि इत्यादि चीज़ें यहाँ पे आपको फिल करनी है। उसके बाद प्रकरणम खाली रखना है, प्रकरण का नाम आप करते हो। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न, सबसे पहले जो सोपान आता है वो होता है प्रस्तावना प्रश्न, ठीक है। अब डायरी बनाते हो, उसमें आते हैं उद्देश्य कथन, ठीक है। ये डायरी की बात है, डायरी में आप उद्देश्य कथन बनाते हो, लेकिन वो उद्देश्य तो आप स्वयं प्राप्त करना चाहते हो, इसलिए डायरी में लिखते हो, ठीक है। वो तो एक फॉर्मेट होता है, लेकिन बच्चों के सामने जब पढ़ाते हो तब आप उद्देश्य कथन नहीं बोलते हो, विशेष ध्यान रखें। वहाँ पे सीधा आप करते हो प्रस्तावना। प्रस्तावना में जैसे शब्द रूप हम पढ़ने जा रहे हैं आज इस विषय के माध्यम से, ठीक है। तो आप जैसे और भी कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे संधि समास वगैरह, या फिर और भी गद्य पद्य इत्यादि, ठीक है, सभी को आपको प्रस्तावना करनी होती है। प्रस्तावना में जैसे पहला प्रश्न है, इसमें आपने कोई भी कर लिया अपने अपने अनुसार, इसमें शब्द रूप के अनुसार दे, जैसे मैंने अपनी पाठ्य योजना में भी बता रखा था। तो उसमें जैसे दशरथस्य कस्मिन राज्य से राजा आसीत, ठीक है। तो दशरथ था, वो किस राज्य का राजा था, तो वो था अयोध्या का। अयोध्या से यानी अयोध्या में, अयोध्याए सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक है अस्ति। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कौन थे, तो वो है राम, ठीक है। राम आगे, ठीक है। राम कश्य शब्द, राम कश्य लिंगम अस्ति, तो राम का लिंग कौन सा है, तो वो बच्चे बता देंगे पुल्लिंग है, ठीक है। अगर सीता का पूछा है तो स्त्रीलिंग सीता भी लिख सकते हो। रामस्य पत्नी का अस्ति, तो राम की पत्नी क्या है, तो भी इत्यादि करके भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद राम शब्द का जैसे षष्ठी एक वचन या फिर सप्तमी द्विवचन, जो भी आपका मन है वो पूछ लीजिए, ताकि बच्चों को उसको, क्योंकि बच्चों को शब्द रूपों का ज्ञान संपूर्ण तरीके से नहीं होता, तो बच्चे थोड़े ना थोड़े समस्या अगर बता देते हैं, ठीक है। कई बच्चे ये पूछते हैं, सर हम समस्यात्मक जो प्रश्न बनाते हैं, बच्चे अगर उसको बता देते हैं तो हम क्या करें, क्योंकि समस्यात्मक का तो बच्चे ने उत्तर दे दिया, तो उसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे का अगर आपने समस्यात्मक प्रश्न का भी उत्तर बच्चे ने दे दिया है, तो आपकी अच्छी बात है कि बच्चे आपके प्रकरण को बहुत अच्छे से पहले से समझते हैं। बच्चों का प्रवेश नॉलेज, जिसे आप पूर्व ज्ञान मानते हो, वो बहुत अच्छा है। तो आप क्या करोगे, उस प्रवेश नॉलेज को मानते हुए बच्चे में अच्छा नॉलेज है, तो हम कह देंगे कि बच्चे को इसका नॉलेज है, तो ठीक है, बच्चों को अच्छी नॉलेज है। लेकिन आप ये कहोगे उद्देश्य कथन में कि प्रिय छात्रों, आपने ये उत्तर तो दे दिया, लेकिन बहुत अच्छी बात है, आज हम इसके बारे में और अधिक विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। विस्तृत रूपेण ज्ञास्यन्ति, कि विस्तृत से और रूप को इसको जानेंगे, ऐसे कहते हो आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। शब्द रूप, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके आके डबल लाइन, ताकि वो थोड़ा अच्छे से दिखे, ठीक है। ये होता है, हालांकि राइटिंग देख ली इतनी अच्छी नहीं है, मेरे हिसाब से गंदी राइटिंग है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपका हो गया प्रकरण सामने। अब आता है मुख्य प्रस्तुतिकरण। उद्देश्य कथन करने के बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम क्या करते हैं, प्रस्तुतिकरण शब्द से अपने को पता चलता है बच्चों के सामने हम प्रस्तुत करेंगे, ठीक है, पाठ्य वस्तु प्रस्तुत करेंगे, पढ़ाएंगे। इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे आपके पास वो होता है ब्लैक बोर्ड, जिसे आप रोलिंग बोर्ड भी कहते हो, लपेट फलकम जिसे कहते हैं, उसे संस्कृत में कहा जाता है आकुंचन फलकम, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे उसे लपेट फलक लिखते हैं, लेकिन संस्कृत में अगर कोई बच्चा बना रहा है तो उसे आकुंचन फलकम लिखा जाता है, ये मोस्ट ध्यान रखें। तो आपके पास जो लपेट फलक या रोलिंग बोर्ड होता है, उसमें आप है ना राम शब्द के, जैसे आप पुल्लिंग पढ़ा रहे हो तो पुल्लिंग शब्द लिख के लेके जाएंगे। अगर आपके पास उसकी व्यवस्था नहीं है तो एक चार्ट पत्र होता है, इतना बड़ा होता है वो चार्ट पत्र, उस पर आप राम शब्द मोटे मोटे, ताकि एंड में जो बच्चा बैठा हो उसको भी वो स्पष्ट दिखे, ऐसा आपको शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है राम शब्द में, या जो भी आप पढ़ा रहे हो उसमें शुद्धता विशेष ध्यान रखती है। अगर आप यह शुद्धि करोगे आदर्श रूप में, तो बच्चे तो फिर अनुकरण रूप में करेंगे यह शुद्धियाँ। तो आपको शुद्धिकरण का विशेष ध्यान रखना है, और उनको थोड़े दूर दूर लिखने हैं, ताकि बच्चों को स्पष्ट दिखे। ऐसा नहीं कि आपने कम जगह में उसको एक जगह समाहित कर दिया, तो वैसा नहीं करना।
तो आपको देखिए चार्ट पत्र में यहाँ पे जैसे ब्लैक बोर्ड पर आपने सारी चीज़ें पढ़ा दी, उसके पास में अगर थोड़ी बहुत जगह है तो वहाँ पे उस चार्ट पत्र को किसी कील वगैरह या किसी भी लटका सकते हो। और उस लटकाते हुए आपके पास एक इंगित संकेतिका होती है, डंडा होता है जिसे आप बोलते हो, जिसे आप पॉइंटर बोलते हो, जैसे पॉइंट करते हो। उस पॉइंट करते हुए राम शब्द को पहले आप स्वयं बोलेंगे और उसके बाद बच्चों से बुलवाएंगे, क्योंकि ये जो शब्द रूप है वो एक व्याकरण की पाठ्य योजना के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या करोगे आप, जैसे राम शब्द के जैसे प्रथमा के बुलवाओगे, ठीक है। तो पहले तो बताओगे बच्चों ये है विभक्तियां हैं और ये इनके वचन है। जैसे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, ऐसे सप्तमी विभक्ति के बाद संबोधन तक हम चलते हैं। वैसे ही एक वचन में ये शब्द हैं, द्विवचन की ये कहे जाएंगे और जो बहुवचन है वो ये कहे जाएंगे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जैसे ऐसे बताते हैं, जैसे राम, रामौ, रामा इत्यादि करके, जैसे अभी सभी पढ़ाएंगे। तो जैसे आपने बोल दिए उसके बाद बच्चों से बुलवाएंगे, आपने बोले फिर द्वितीय के फिर बच्चे से बुलवाएंगे, तृतीय के बोले, ऐसे आप एक या दो बार ऐसे रिपीटेशन करवाओगे, शब्द रूप होगा। जब बच्चे ने रिपीट कर लिया उसके बाद क्या है, एक बार आप किसी भी प्रकार से बच्चों को शांत रहते हुए एक बार स्वयं क्या है एक बार पढ़ के बताएंगे, उनको वापस बोल के बताएंगे, ठीक है। जैसे राम, रामो, राम प्रथमा इत्यादि, फिर दूसरा रामम, रामो, रामान द्वितीय इत्यादि करके आप बोल के बताइए, ठीक है। अब ये हो गया आपका एकदम स्पष्टीकरण, बच्चों को समझ में आ गया। बच्चों को अगर कहीं पे कोई समस्या है तो ब्लैक बोर्ड पर उन शब्दों को यहाँ पे लिखे हुए बताएंगे। जैसे आपने बच्चों को बता दिया कि जैसे रामान है तो रामान में जैसे ये हलंत है, तो वो बच्चों को अगर दिख नहीं रहा तो आप थोड़ा स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिख के भी बता सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, जब ये स्पष्टीकरण हो गया तो बच्चों का बोध प्रश्न करोगे आप। बोध प्रश्न का मतलब है बच्चे को पढ़ाने के बाद कितना समझ में आया ये जानने के लिए जो प्रश्न किए जाते हैं ना, वो बोध प्रश्न कहलाता है। इसमें आप 2 या 3 प्रश्न कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, पर मिनिमम 2 से 3 आप कर सकते हो। तो इसमें जैसे प्रश्न करोगे, ठीक है, अद्य वयम कस्मिन् शब्द रूपस्य पठिष्यामि, ठीक है, पठामी, कि आज हमने कौन से शब्द रूप पढ़े, तो उसमें बता देंगे आपके ये शब्द रूप हमने राम शब्द का कौन से लिंग में पढ़े, तो पुल्लिंग में पढ़े, बच्चे ने बता दिया। उसके बाद हमने अगला प्रश्न किया, जैसे राम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन किम बहुती की क्या है, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या है, तो बच्चे ने पढ़ लिया है तो इजीली बच्चा बता दे। और उस समय आपको क्या है, वो जो चार्ट पत्र है उसको फोल्ड कर देना है ताकि बच्चे को बोध प्रश्न करे, अगर वो चीज़ें दिखेगी तो बच्चे डायरेक्ट क्या है कॉपी करेंगे, तो उसको फोल्ड करना है। पहले बच्चों से एकदम 2 से 3 बार, अगर आपको लगता है कि बच्चे इसमें कंठस्थीकरण नहीं कर पा रहे हैं तो 2-3 बार आप और अच्छे से उनको बुलवा सकते हैं और किसी बच्चे से खड़ा करके पूछ सकते हैं एक बच्चे को। ये हमारे बोध प्रश्न है। उसके बाद आकलन करने के लिए और 2-4 प्रश्न आप पूछते हैं, जिसे मूल्यांकन प्रश्न कहा जाता है। ये आप 3-4 प्रश्न फिर करेंगे और उसके बाद जब बच्चों ने अच्छे से उत्तर दे दिया तो आप समझ जाएंगे कि बच्चे को राम शब्द के जो पुल्लिंग में जो राम शब्द है वो समझ में आ चुके हैं शब्द रूप। उसके बाद क्या करेंगे आप, गृह कार्य के रूप में राम के साथ साथ जैसे श्याम है या अन्य जो भी रूप है पुल्लिंग में ही जो पढ़ा है उसके समक्ष ही कोई दूसरे शब्द का रूप आप दे सकते हो। तो ऐसे दे दिया, पुल्लिंग में ही देना है आपको, और बच्चे को गृह कार्य के रूप में करके लेके आते हैं। वैसे ही हर पाठ्य योजना में, जैसे आप पद्य की पाठ्य योजना पढ़ा रहे हो तो उसमें भी आप चार्ट पत्र पर श्लोक वगैरह लिखकर बच्चों को पहले खुद बोलेंगे, और बोलते समय पद्य में ये ध्यान रखना है आपको स्वस्वर बोलना है, यानी उसका गायन भी करना है। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट पढ़ के सुना रहे हो, नॉर्मल आप गद्य नहीं पढ़ा रहे हो, पद्य पढ़ा रहे हो, तो श्लोकों को आप गाकर पढ़ाएंगे, बच्चे से भी गाकर ही अनुकरण करवाएंगे, ठीक है। ये सामान्य फॉर्मेट होता है जो सभी पाठ्य योजना में काम आता है, स्पेशली मैं संस्कृत की नहीं कर रहा हूँ, हर विषय पर। बाकी कुछ एक जगह कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे और व्याकरण की जैसे संधि वगैरह पढ़ा रहे हो तो उसमें आप एक्सप्लेन करते हो तो आप उसमें चार्ट पत्र का प्रयोग कर सकते हो। साथ में ब्लैक बोर्ड की मुख्य भूमिका होती है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड की मुख्य भूमिका होता है व्याकरण में, क्योंकि इसमें स्पष्टीकरण आपको करना होता है, इसमें डिटेल से आपको उदाहरण वगैरह समझाने होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जिसमें पाठ्य योजनाओं किस प्रकार बनाते। बाकी और कोई संबंधित अगर विषय से संबंधित कोई पूछता है तो उसकी भी हम बना देंगे, बाकी रिक्वेस्ट पर है, जितना समय मिलता है उसके आधार पर करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि किस प्रकार आप शब्द रूप को पढ़ा सकते हो। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं, उसके हम समाधान के लिए बैठे। बाकी मिलते हैं ऐसी नई रोचक वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, एक अच्छा सा मोटिवेशन के लिए कमेंट जरूर छोड़ा करें। बाकी मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।